सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। जी हाँ, रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब है घर से दूर स्कूल में ही रहकर पढ़ाई करना। यह सोच है बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ जरूरी लाइफ स्किल्स की महारत डालना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि तरक्की की राह में कहीं पीछे छूट गए समाज के शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को ऐसा स्कूल मुहैया करवाना कि उन इलाकों में इस तरह का स्कूल फराहम कराना जहां पर जो एसटी पॉपुलेशन है वो 50% हो। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एसटी कम्युनिटी के बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देने की गरज से ऐसे इलाकों में ऐसे स्कूल्स कायम कर रही है। तो कहाँ कितनी ज़रूरत है एकलव्य मॉडल स्कूल्स की, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं हमारे मुल्क में, इसी को हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर विवेक कुमार चाहर मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो विवेक जी। और एजुकेशन कंसल्टेंट डॉक्टर निधि रस्तोगी हमारे साथ हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। और पहले मैं निधि जी सवाल आप ही से जानना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कोई बहुत ही एकदम से नाइव नया है। रेजिडेंशियल स्कूल हमारे मुल्क में रहे हैं, लेकिन चूंकि बात आज हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की कर रहे हैं, तो ये मॉडल क्या है? क्योंकि इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको केटर करने की बात कही जा रही है, यानी उन तक स्कूल पहुंचाया जा रहा है जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे व्यूवर्स को इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में। मीनाक्षी जी, धन्यवाद, इतना सुंदर आपने ये विषय लिया है। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमने सोचा हुआ है, संविधान में सब बात है कि 7.5% में उनको जवाहर नवोदय स्कूल्स में भी एडमिशन है और जगह भी एडमिशन है, पर ये पाया गया कि उतने से पूरा नहीं होता, वो आ नहीं पाते वहाँ तक, इतने सुदूर क्षेत्रों में हैं। तो ये 90 के दशक में जब ये योजना बनाई गई कि एकलव्य स्कूल वहीं पर किए जाएं, और एक दूसरी बात है कि उनका क्लाइमेट, उनका रहन सहन वो इतना अलग है कि वो पेरेंट्स साहस भी नहीं कर पाएंगे अगर रेजिडेंशियल स्कूल दूर खोले जाएं। तो सबसे बढ़िया इसमें बात ये थी कि उन्हीं की जगह पर आसपास के इलाकों में ये ऐसा सोचा गया। लेकिन अभी अगर हम पीछे दृष्टि डालें, जितना समय बीत गया है इस योजना को, तो उसके कार्यान्वयन को देखते हुए कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं बना, लोग जानते भी नहीं उसको, जैसे केवीएस को और नवोदय विद्यालय को जानते हैं, उनके एलुमिनाइज एसोसिएशन बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब जो नया ये सोचा गया है 2019 से 2020 से कि इसको बिल्कुल जीवंत, इसका जैसे पुनरुद्धार, पुनर्जीवित इसको किया जा रहा है, तो ये बहुत ही सौभाग्य है। ऐसा इस संवेदनशीलता के लिए जो भी सरकार है वो साधुवाद की पात्र है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। तो विवेक जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैम ने बताया कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से जो अपने रेगुलर स्कूल्स हैं उनमें नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये एक तरह से बून साबित हो सकता है। तो एकलव्य मॉडल जो है वो कैसे डिफरेंट है बाकी जो हमारे रेजिडेंशियल स्कूल हैं एक तो उनसे, और जो बड़ा मोटिव है एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का वो जैसा मैम ने भी बताया, बट आप उसमें क्या और ऐड ऑन करेंगे कि कैसे वो उस कम्युनिटी को ना सिर्फ रीच आउट करता है बल्कि उनको पुल आउट करने में भी सक्सेसफुल होता है? जी बिल्कुल, जैसे कि इस एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल का जो बेसिक जो आइडिया है वो ये है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हैं उनकी ओवरऑल एजुकेशन, यानी कि उनको क्वालिटी एजुकेशन किस प्रकार से इम्पार्ट करनी है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एस्टेब्लिश किए गए। बाकी स्कूल से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल है जो कि नॉन रेसिडेंशियल स्कूल है, या फिर नवोदय विद्यालय स्कूल है जहाँ पर एसटीज को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, एक ओवरऑल वहाँ पे सभी वर्ग के छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो EMRS है यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये स्पेसिफिकली फोकस करता है एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब
स्टूडेंट्स को फोकस करता है 6 to क्लास 12th तक के बच्चों को, और उनको एक ओवरऑल एजुकेशन, यानी कि नॉट जस्ट एकेडमिक उनका एक्सेलेंस हो, जब बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो एक्सेल करें, कल्चरल वैल्यूज इम्पार्ट करें, और एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का, उस पर जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में ध्यान दिया जाता है। ओके तो डॉक्टर निधि, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि इसके बेस में रहा होगा कि कैसे ओवरऑल एक जो हॉलिस्टिक अप्रोच कह ले हम उसको, या एक प्योरली वेलबींग की जो बात है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट के लिए। तो ये हाउ इजी और मे बी हाउ डिफिकल्ट इट इज़, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये एक तरह से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जो एजुकेशन है वो सबकी की कही जा सकती है। तो उस लिहाज से हम आपसे समझना चाहते हैं कि ओवरऑल वेलबींग के लिए किन किन चीज़ों का एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में ध्यान रखा जाता है? देखिए, शिक्षा जो मौलिक अधिकार है, जो बुनियादी एक राइट है, अगर हम किसी को दाखिला करा दें और कर्तव्य की पूर्ति मान लें और उसको बाद में ना फॉलो कर पाएं कि वो उसको ले भी पा रहा है, उसकी जो स्थितियां हैं परिवार की या और आसपास की वो कर भी पा रहा है, तो अब क्या है, जैसे आप मणिपुर में देखिए, अब इतने समय से अशांत है, परंतु जो बच्चे वहाँ एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में हैं तो उनकी पढ़ाई जारी रहने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो अपने या जो नक्सली क्षेत्रों से आते हैं तो उनकी ये कहना कि वहाँ ले आना उनको एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण की बात है, बाकी तो आप देखिए आजकल इंफॉर्मेशन तो गूगल पे सब जगह अवेलेबल है, जब वो उस माहौल में रहेगा और उसके पोषण का सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में महारत वो बच्चे हासिल कर सकते हैं, उनको आदत है पेड़ों पे चढ़ने की, ये वो उनके हिसाब से उस माहौल में, तो उनका पोषण, उनके स्पोर्ट्स, उनकी लाइफ स्किल्स, उनकी इमोशनल वेलबींग, और तो और जब उनको वहाँ रखा जा रहा है, तो अभी मेरी एक प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि एकलव्य स्कूल के, तो उन्होंने कहा कि इतने फंड्स हैं कि ऑनलाइन हमको कोचिंग दी जा रही है बच्चों को, IIT की, नीट की, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दी जा रही है। तो एक और जगह से बात हुई कि भाई इंटरनेट इतने सुदूर क्षेत्रों में है, तो फिर ये पता चला कि फंड्स को इतना दिया जा रहा है, अपनी आप बिछाओ फाइबर लाइन, लेकिन कोई कमी ना रह जाए। तो इस प्रकार से जो सेंट्रलाइज इसको किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये आगे जाने वाली बात है, अभी तो शुरुआत है। ओके, तो विवेक जी, अभी अगर आप बता पाएं नंबर ऑफ स्कूल्स के बारे में कितने हैं, और जिनके लिए ये स्कूल हैं उनका किस तरह का रिस्पांस है इन स्कूल्स को लेकर, आई मीन एडमिशन जो प्रोसेस है उस सब में वो कितना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, और हाउ पॉजिटिव दे आर एंड हाउ पॉजिटिव यू आर अबाउट इट? अगर हम बात करें संख्या की, तो लगभग जो गवर्नमेंट ने बताया है कि 722 के लगभग EMRS एस्टेब्लिश होने हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से अभी लगभग 425 के आसपास का एक जो आंकड़ा है कि जो अभी फंक्शनल EMRS के रूप में पूरे हमारे भारत देश में काम कर रहे हैं। उसके अलावा लगभग 250 के आसपास की एक संख्या है जो नॉन फंक्शनल है। अब नॉन फंक्शनल EMRS के होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि एक सेंट्रल स्कीम है, तो लैंड एक्विजिशन स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए स्टेट को दिया जाता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कुछ स्कूल्स जो है नॉन फंक्शनल हैं। ओके, और मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जब स्कूल में हम जो रेगुलर स्कूल्स हैं वहाँ भी एडमिशन करवाते हैं तो एक ड्यू प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, तो क्या इस स्कूल के लिए भी, एकलव्य स्कूल के लिए भी, इज देयर एनी ड्यू प्रोसेस, या फिर एज क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ही संगठित प्रयास है, बहुत ही सुनियोजित ये योजना है। तो एक है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, तो नेस्ट इसको बोलते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ से ही हर स्टेट में, तो जिस बच्चे ने 3 साल पहले ट्राइबल एरिया में वहाँ एजुकेशन ली हो तो वो उसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि 3री, 4थी, 5वीं उसने की है तो वो 6ठी में वो एग्ज़ाम देगा, और एग्ज़ाम देने के बाद वो मेरिट लिस्ट बनती है ओपन। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई अगर नहीं मेरिट में आए तो, लेकिन स्कूल इतने हैं पर्याप्त मात्राओं में जहाँ ज़रूरत है और होंगे कि एडमिशन सबको मिलता है,
और 10% सीट्स जो हैं उसमें ऐसा भी है कि कहीं उस सुदूर क्षेत्रों में बच्चा शेड्यूल ट्राइब का नहीं है परंतु वहाँ रह रहा है तो 10% सीट्स दी जा सकती हैं नॉन शेड्यूल ट्राइब्स को भी। तो एडमिशन की एक पूरी एक ट्रांसपेरेंट इसमें व्यवस्था है। ओके विवेक जी, मल्टी लेवल एजुकेशन की भी इसमें बात है और क्योंकि हम NEP 2020 का भी बहुत जिक्र ना सिर्फ सुन रहे हैं और कर रहे हैं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख रहे हैं, तो उससे इसको कनेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहती हूँ इस पूरे सिस्टम के बारे में, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स की बात है और सब चीज़ों की बात हम कर ही रहे हैं, तो थोड़ा रेजिडेंशियल स्कूल में इन सब चीज़ें, जब हम इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम है या उसका जो बेनिफिट है वो किस तरीके से आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत काफ़ी सारी गाइडलाइंस ऐसी प्रोवाइड करी गई हैं जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए दोनों के लिए ही वहाँ पे गाइडलाइंस मौजूद हैं। अगर बात करें स्कूल एजुकेशन की उन गाइडलाइंस के बारे में जो कि EMRS को और ज़्यादा बेहतर बनाती है, तो उनमें से पहला फोकस NEP का जो है वो है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। इसको वो टारगेट करते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स आते हैं बल्कि शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स या फिर EWS वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की गाइडलाइंस हैं ताकि अच्छी उन्हें क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे मिल सके। इसके अलावा NEP के अंदर स्पेशल एजुकेशन जोन्स के बारे में भी बात कही गई है, जहाँ पर भी अच्छी बड़ी संख्या में ट्राइबल कम्युनिटी हो या बैकवर्ड कम्युनिटी हो, जिसको NEP के अंतर्गत कहा गया है SEDGs यानी कि सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, तो उनके लिए ऐसे जोन्स बनाए जाएं जहाँ पे जो कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स हो। इसके अलावा लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसके लिए NEP के अंतर्गत ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि एक छात्र 3 तरीके से जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझ सके, उसकी मदर टंग में वो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले या फिर इंग्लिश, हिंदी और इसके अलावा भी कोई एक जो सब रीजनल लैंग्वेज हो उसका भी उसको ज्ञान प्राप्त हो। और डिजिटल एजुकेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस NEP के माध्यम से किया गया है जो कि छात्रों को मिल सके। तो ये सभी प्रावधान हैं जो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं रेसिडेंशियल स्कूल्स में तो वो और बेहतर अच्छा क्वालिटी एजुकेशन वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर निधि, आपसे मैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं और एक जो जिस तरह का एक आउटकम या आउटपुट हम कहीं निकल कर आता है उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसे केस स्टडीज होंगे जो बता पाएंगे आप, जिनके हवाले से कि ये जो डिफरेंस है वो कैसे नज़र आता है एक किसी भी स्टूडेंट की वेलबींग में, उसके ओवरऑल एक अप्रोच में किस तरह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है रेजिडेंशियल स्कूल। बिल्कुल। तो जब आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया तो मैंने थोड़ा सा और बातचीत की, जो आप केस स्टडी वाली बात कर रही हैं। तो एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो बीटेक सेकेंड ईयर कर रही है और वो एकलव्य की प्रोडक्ट है। तो उससे मैंने जाना कि कैसा ये है रहा अनुभव। तो उसने बताया कि मैं 6 सिबलिंग्स में से सबसे छोटी हूँ और 5 ने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, क्योंकि हम जो मध्य प्रदेश के जिस जगह से बिलोंग करते हैं बहुत इंटीरियर है, तो वो नहीं हो पाया। और मैं आज ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। वो अभी 26 जनवरी की परेड में भी आई थी NSS के थ्रू, तो उसने कहा मेरे लिए एक दूसरी दुनिया ही खुल गई है जैसे। तो इसलिए ऐसे जो ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि भाई ये मॉडल ठीक है, इसमें मेहनत है, अब स्टेट से छोड़ के इसको सेंट्रल में कर रहे हैं प्रयास और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाना होगा, रीजनल ऑफिस का बनाना होगा। लेकिन फिर जब ऐसे बच्चे जब खुशी होकर बताते हैं कि मैम अगर ये नहीं होते स्कूल तो मैं भी फिर वैसी ही होती, तो ये मुझे लगता है कि बहुत आगे जाने वाली बात है। तो विवेक जी, बहुत ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन कम से कम मैं इसको मानकर चल रही हूँ, तो पूरी जो ऑब्जेक्टिविटी है इस सिस्टम को लेकर, रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम को लेकर, आपको क्या लग रहा है? क्यों इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स कि हम 700 स्कूल खोलें या 600 स्कूल खोलें या 1500 स्कूल खोल दें, लेकिन जिस क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं और जिस इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो माइनस हो जाएगा तो मुश्किल होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत क्लियर है, लेकिन बात फिर इम्प्लीमेंटेशन की है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आपने बहुत ही सही सवाल इस चीज़ के ऊपर किया कि ऑब्जेक्टिव तो गवर्नमेंट की जो मंशा है वो इस चीज़ पर एकदम क्लियर है
कि जो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के भी अपने प्रोसीजर्स होते हैं। एक गवर्नमेंट स्कीम को ग्राउंड लेवल तक आने में काफ़ी सारे हर्डल्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स भी होते हैं, उसके अलावा फंडिंग बैरियर्स भी होते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को इसे इम्प्लीमेंट करना है तो उन्हें लैंड जो है देना पड़ेगा। तो इन सभी कारणों की वजह से हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी सारे जो हमारे EMRS के स्कूल्स हैं वो भी नॉन फंक्शनल हैं, या फिर कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कि एक रेंटेड वेन्यू पे, एक रेंटेड जगह पर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर हॉस्टल्स, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए एकोमोडेशन, और टाइम टाइम पर जो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इसके अंदर भी दो पहलू हैं। एक तो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो है उनका क्वालिफिकेशन ठीक है, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो एजुकेशनल उनको इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करने हैं, तो वहाँ पे एक गैप देखा गया है। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो लैंग्वेज होती है या उनका जो कल्चर होता है, उसकी सेंसिटिविटी होना भी टीचर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी सरकार को जो है फोकस देने की काफ़ी ज़रूरत है। जी, तो ये कल्चरल एक्सचेंज के लिए तो बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है डॉक्टर निधि, लेकिन आपके जरिए मैं जानना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो कि मे बी दे आर थिंकिंग कि एनरोल करवाया जाए, या फिर वो इस पसोपेश में भी हो कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स हैं, जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, वहाँ की बजाय अगर एकलव्य की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो वो डिफरेंस है, एक तो वो समझें, और ये जो कल्चरल एक्सचेंज है ये कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो पहले ही बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो चूंकि कनेक्ट कर पा रहा है और वो उस तरह के माहौल में रह रहा है कि वो एक्सेल कर सकता है। तो ये बात है कि आप कह रहे हैं कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो वहाँ कराएं, बिल्कुल कराएं। देखिए, जब सेंट्रलाइज होने के बाद कोई भी चीज़, आप एम्स देख लीजिए या KVS, जो ब्रांड बनने के बाद जब पहला बैच निकल के आएगा, अभी जो मास रिक्रूटमेंट, जैसा विवेक जी ने कहा कि भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, बहुत ही टैलेंटेड लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है। कई लोग तो KVS से छोड़ करके भी उन्होंने वहां ज्वाइन किया है। तो इस तरीके का जब ये माहौल बनेगा तो ये पहला बैच आपको रिजल्ट शो करेगा। तो कराना ही चाहिए इन स्कूल्स में। और जैसा ये विवेक जी कह रहे थे, ये बात मैं भी कहूंगी कि अभी लिस्ट हम देखते हैं कि कुछ स्कूल्स नॉन फंक्शनल हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उसको चेंज करना चाहिए कि फंक्शनल स्कूल हो जब सैंक्शनड हैं। तो लिविंग टुगेदर जो है, इसी का एक्सटेंशन मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर निधि। लिविंग टुगेदर जो है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी कम्युनिटी या एरिया से बिलोंग करते हो, और हम ये जानते हैं कि ट्राइब्स की जो लोकल लैंग्वेज है, उनका जो डायलेक्ट है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता है। वो तो पूरे ही हिंदुस्तान में हम देख लें तो वो डाइवर्सिफिकेशन नज़र आता है हमको, लेकिन उनको उनके तरीके से, उनकी भाषा में, और स्पेशली उनको ये एक बात समझा देना अच्छे से कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर स्टडी इज़। जैसे आपने एक केस स्टडी के बारे में बताया, ऐसी लंबी फहरिस्त हो जानी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अपने आप में, अपने उस पर्टिकुलर एरिया में रोल मॉडल की तरह नजर आए कि यस, दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल आ रहा है ऐसा, हो रहा है। हाँ, एकलव्य का तो एक बार एकदम से ये बहुत सारे केसेस तो मैं नहीं जान पाई हूँ अभी जो निकल कर आए हैं, लेकिन इसको हम वो एग्जांपल से देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय की आज 90,000 प्लस की एलुमनी एसोसिएशन है, और किसी भी बच्चे को, जैसे होते हैं ना सेवित द्वारा सेवा, तो वो एकदम से पुल करते हैं, किसी बच्चे को फीस चाहिए, कुछ चाहिए, वो सब करते हैं। तो एकलव्य में भी जब ऐसा, और वो सेंट्रलाइज, सबकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। देखिए थोड़े समय बाद कि मैं एकलव्य से हूँ, एक जैसा यूनिफॉर्म, एक जैसा टाइम टेबल, एक जैसी चीजें। तो स्टेट तो अपने लेवल पे बहुत चीजें कर ही सकते हैं, उनको तो पूरा मौका है, परंतु एक ये क्रिएट हो जाएगा कि सेंटर का जो इंटरवेंशन है लगातार, तो ये जरूर आगे, जैसे एक ब्रांड नेम होता है, IIT से आया हूँ मैं, एकलव्य से आया हूँ, वो जरूर होने वाला है। ओके, विवेक जी, एक ये भी बात है कि जैसे जेंडर का भी थोड़ा सा इशू रहता है, तो ये कोएड हैं या बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं, और क्या इस तरह के जब स्कूल हम खोलते हैं किसी भी एरिया में, तो ये कोई बड़ी बात होती भी है, या एजुकेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी होता है, जेंडर और बाकी सब चीज़ें पीछे होती हैं?
बिल्कुल, जेंडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर हम एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात करें और अगर छात्रों की संख्या के बारे में बात करें तो 480 टोटल स्टूडेंट्स होते हैं और एक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी कि लगभग 240 जो है बॉयज़ होंगे और 240 ही जो है गर्ल्स होंगी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्योंकि एक दूसरे जेंडर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, कम्युनिकेट करना है, वो भी स्कूल्स के माध्यम से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीखते ही हैं। अलावा इसके निधि जी, जो मैं जानना चाहती हूँ वो जैसे एजुकेशनल ग्रोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप क्योंकि यहाँ पर रहता है तो ओवरऑल जो उनका एक वो टुगेदरनेस है, वो सुबह से शाम तक का एक आपका शेड्यूल है, वो सब चीज़ें किसी की भी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और एक तरह का जो हेल्दी कंपटीशन भी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब रहता है वहाँ पर, क्योंकि शायद जब बच्चा नया आता होगा तो एक अलग तरह के माइंडसेट से आता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको न सिर्फ वहाँ पर पुल किए रखना है बल्कि उसकी एक वेलबींग को लेकर लगातार हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस में काम करना है उसके साथ। इसलिए भी शायद टीचर्स का रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं पहले वो बात में कुछ जोड़ना चाहती हूँ, जेंडर वाली जो बात है कि उसमें क्या है, हॉस्टल्स अलग अलग हैं। इससे कोई ये हमारे व्यूअर्स जान पाएं कि ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगता है कि भाई साथ में नहीं, तो हाँ, हॉस्टल्स की बिल्डिंग्स बिल्कुल अलग अलग हैं। स्कूल टाइमिंग्स में बच्चे स्कूल में आते हैं, उसके बाद रहना सहना उनका अपने अपने होता है और वार्डन लड़कियों के अलग होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो वो ये बात पूरी हुई। दूसरा जो आपने ये कहा कि वहाँ एक समाज ही बन जाता है जिसमें छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पीयर लीडर्स, उन सबका इस रेजिडेंशियल स्कूल में रोल रहता है। कि जैसे 11th क्लास का बच्चा है, वो 6 को, मैं भी एक रेजिडेंशियल स्कूल से जुड़ी हूँ जो दिल्ली में मंडोली में है, तो उसमें हमारे पास 18 स्टेट्स के बच्चे हैं। तो यहाँ आके वो परिवार अपना पाते हैं। तो भैया बोलते हैं, वो बाई चांस लड़कों का ही है, बड़े भैया, छोटे भैया, क्योंकि आपने सही कहा कि बाद में तो समाज में सबसे मिलना है ना, तो वो एक फैमिली जैसा माहौल की, और टीचर्स, और जैसे विवेक जी पहले भी कह रहे थे, उनका ओरिएंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, तो यहाँ बुला करके तो पारिवारिक माहौल मिलेगा तो बहुत अच्छा रहता है। तो विवेक जी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है? और वहाँ पर क्योंकि हम नॉन रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को देखें, उनके अपने मसले कह सकते हैं, या फिर क्योंकि वो एक लिमिटेड आवर्स के लिए स्कूल में है, उसके बाद वो बैक टू होम है, और फिर आपके जो सराउंडिंग है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो और पार करता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये 24/7 एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ये वहीं पर हैं। जी एग्जैक्टली। अगर हम बात करें इक्वल अपॉर्चुनिटी की, तो जैसे कि जब रेसिडेंशियल स्कूल में कोई छात्र रहता है और वहाँ पर टीचर्स भी उनके साथ अवेलेबल हैं, क्योंकि वो भी उसी कैंपस में रिसाइड करते हैं, तो तब उनके ऊपर एक ओवरऑल ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी छात्र को कोई अगर EMRS से शिक्षा ग्रहण कर रहा है और अगर उसको अपनी क्लास के बाद नीट जैसे एग्जाम्स की या फिर किसी और एग्जाम की या फिर किसी ओलंपियाड की भी तैयारी करनी है, तो उसमें भी वो उनका इंटरेक्शन उनके टीचर्स के साथ होता है और वहाँ पे उनको मदद प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर EMRS उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे टीचर्स को भी प्रोवाइड करता है, जिन्हें आपस में एक रिवर्स लर्निंग भी करने को मिलती है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। और डॉक्टर निधि, जो अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि एज ग्रुप हमने बात की और ओवरऑल वेलबींग की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है ना, जिसमें स्पेशली हम कह सकते हैं टीनेजर्स, ये हम सब जानते हैं, ये मतलब हार्मोनल चेंजेस और उन सब का समय होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स के साथ रहते रहते भी इम्पॉर्टेंट होता है, और डील करना भी इम्पॉर्टेंट भी होता है और कई बार डिफ़िकल्ट भी होता है। बट क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ में नहीं है, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में अगर ठीक से इनकलकेट हो जाएं तो वो बहुत अच्छे शहरी हो सकते हैं। सो उसको लेकर आप क्या बताएंगे हमारे व्यूवर्स को? बिल्कुल, ये जो आपने कहा, बहुत अच्छे शहरी हो सकते हैं, बहुत अच्छे नागरिक हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, बिल्कुल। तो कई बार घरों का वातावरण, जैसे हमने बताया कि नक्सलाइट या और किसी और वजह से या नशा है कई जगह, तो बल्कि कई बार ये अच्छा रहता है।
आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी मैं ये बात कह रही हूँ, और कई बार मैं यहाँ देखती हूँ शहरी क्षेत्रों में भी कि पेरेंट्स पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो बच्चों में वो वैल्यूज नहीं डाल पा रहे, क्योंकि सिर्फ पेरेंटिंग ही आजकल एक फैक्टर नहीं है। आजकल इतना जो सारा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है सब तरह का, तो वो सब एक हक्के बक्के से रह गए कि बच्चों को कैसे हम इनको पालें। तो कभी कभी लगता है कि ट्रेंड लोगों के हाथ में और सारे बच्चे खूब एक साथ में मिल गए तो बचपन शायद मिल जाता है। यहाँ एक एक घरों में मिल नहीं रहा है बचपन, तो फिर वो क्या करें, वो वैक्यूम सोशल मीडिया भर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि गुरुकुल हमारे देश में जैसा था तो उठा ही लिया जाता था ना बच्चों को अपने वातावरण से, तो गुरुकुल में उसको पूरा समय पूरा फोकस उसी में रहेगा। तो शायद ये अच्छा ही हो रहा है। अभी देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स का कंसेप्ट अच्छा ही लग रहा है जितना हम देख रहे हैं समस्याओं को। तो विवेक जी, ऑल्दो यू आर वेरी यंग, बच्चे मैनुअल के साथ तो नहीं आते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं हम उनको पालते जाते हैं, और बाकी हमारी सराउंडिंग उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो वैसा ही कुछ हम रेजिडेंशियल स्कूल का भी माहौल कह सकते हैं। लेकिन एनईपी में भी, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनकलकेट करने की बात कही जा रही है, बिकॉज ऐसा हुआ है बीते कुछ सालों में कि जो इंडियननेस है और बाकी सब चीज़ें हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं। तो एनईपी के हवाले से इस पर्टिकुलर एज ग्रुप और इस रेजिडेंशियल स्कूल का जो एक कॉम्बिनेशन है परफेक्ट सा, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के काफ़ी सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि हम रिलेट कर सकते हैं एनईपी 2020 से, जिसमें सबसे पहला तो मैंने बताया कि SEDGs के बारे में उन्होंने बात की गई है, जहाँ पे सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज करना है, और स्कॉलरशिप्स भी प्रदान की जाती हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स है, ताकि बच्चे और ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और इसके अलावा पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका ध्यान एनईपी के अंतर्गत नहीं रखा गया, लेकिन पेरेंट्स के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और ऐसे स्कूल्स में भेजें जहाँ उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा उनकी मदर टंग और उनके जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रिजर्व करते हुए कैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, इसके ऊपर भी एनईपी 2020 का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। अच्छा, तो जैसे ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि एनईपी 2020 काफ़ी बहुत एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी काम हुआ है उसके ऊपर, काफ़ी एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, और बहुत लंबे वक्त के बाद एक तरह का हम चेंज भी देख रहे हैं, और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैम आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ वो यही है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं और हम रेजिडेंशियल स्कूल की भी बात कर रहे हैं और एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑल्दो हमने पहले भी बात की है, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि हम जब ये बात कर रहे हैं कि उनकी लोकल डायलेक्ट में या लैंग्वेज में हम बात करें, लेकिन हमारे पास क्या वो कंटेंट है या हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो हो चुका है या होना है। आई मीन मे बी देर इज़ गैप इन बिटवीन, लेकिन बावजूद उसके भी क्योंकि हम इस मॉडल की बात कर रहे हैं और इसके पॉजिटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, ये एक ऐसा विषय है कि छठी से जब सीबीएसई छठी से 12वीं तक जब सीबीएसई को लागू किया जा रहा है, वो किताबें और वो सब, और इंग्लिश मीडियम को प्रोत्साहन इसमें भी दिया जा रहा है, क्योंकि फिर वो मेन मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगे, एग्जैक्टली किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी जानकारी में ये आया कि कुछ बच्चों ने आईआईटी मेंस निकाला है, तो यहाँ नेस्ट के ऑफिस से सबको लेटर गया है कि आईआईटी एडवांस की कोचिंग के लिए दिल्ली उनको बुला करके 1 महीना की कोचिंग दी जाएगी। तो फिर अल्टीमेटली हमको ये बार बार ना कह के कि हमें उनके ही डायलेक्ट को सीखना है, वैसे ही ट्रेनिंग लेनी है। ये दूसरी तरह से भी है कि वो ये भी चाहते हैं, वो तो उनको मिल ही जाएगा, वो तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो वैल्यूज इतनी आसानी से कहीं जाने वाली नहीं है, वो तो रहेंगी। परंतु अब जैसे एक वो है PVTG नाम से एक ये बात कही जाती है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल खत्म ही हो रहे हैं, मतलब उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है और नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं वो, तो अपने ही उसमें तो वो वैसा
देखा जा रहा था। अब उनको इस मुख्य धारा में लाने के लिए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम में करें, तो वो कर लेंगे। भाषा तो एक इस्तेमाल की चीज है, इस रियलिटी को मानना पड़ता है कि पूरे विश्व में इंग्लिश के बिना फिर पीछे ही छूटा जाता है। ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर ये कर रहे हैं सेंट्रलाइज तो वो भी ठीक ही है। ओके तो विवेक जी, जैसे मैम ने भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो लोकल लैंग्वेज है और डायलेक्ट है उसी में सब कुछ हो, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स नेशन है ना। मणिपुर में एक लैंग्वेज है, तो फिर अगर हम मध्य प्रदेश जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, राजस्थान में तीसरा हो जाएगा। तो मतलब जितने शायद स्कूल हों लगभग हम उतने ही तरह के डायलेक्ट्स में भी शायद फिर हम फंस जाएं, लेकिन वो तो मोटिव है नहीं इस पूरे इनिशिएटिव का। तो वो ट्रांसलेशन के लेवल पर अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो किन किन चीज़ों को ख्याल में रखकर हो रही हैं? इज देयर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, और एनईपी से भी क्या किसी तरह का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह से हो रहा है? किन किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि वो रिस्टोर करना भी ज़रूरी है, जो उनका है उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि यूएसपी वही है उनकी। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि जब हमें मुख्य धारा से जुड़ना होगा, जब हम स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तब हमारे लिए इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होगी। लेकिन सरकार की मंशा इस चीज़ पर भी है कि जो छात्र 6वीं कक्षा के अंदर एडमिशन ले रहा है तो उस कक्षा से पूर्व उसने किस माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करी है, नहीं तो क्या होगा कि एक गैप क्रिएट हो जाएगा, उसको वो इंस्ट्रक्शंस ही शायद समझ में ना आए। इसीलिए एनईपी के अंतर्गत 3 भाषाओं पर ध्यान, प्रति छात्र को 3 भाषाओं पर ध्यान देने के लिए जो है प्रावधान रखे गए हैं। एक भाषा जो कि हो सकता है कि उसके लोकल लैंग्वेज हो, एक सब रीजनल, या फिर एक जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो जो जिसपे वो सीख सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ऐसे डेवलपमेंट का जहां पर वो अपनी कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व करने के बावजूद भी जो है वो एक मुख्य धारा के साथ बाद में जाके जुड़ सके। एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैम जिनको लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या जिसको लेकर ज़्यादा फोकस है? क्योंकि वहाँ पर और जो जैसे जो बोर्ड्स हैं उनसे कनेक्शन किस तरह का है? इंटरनेशनली अगर कुछ करना है तो इज़ इट फिजिबल, या जो हमारा एक सीबीएसई बोर्ड है उसी के साथ में टाई अप है, या आईसीएसई भी है, तो उस सब को लेकर क्या है इसका विजन और मिशन? जितना मैंने समझा है सीबीएसई ही बोर्ड रहेगा, लेकिन क्योंकि शिक्षा आजकल सिर्फ स्कूल में नहीं बहुत तरह से एब्जॉर्ब की जा रही है। अगर हमने उनको लैपटॉप दिए हैं तो अब वो उनको तो उसी भाषा में सर्च करेगा बच्चा, तो इसलिए इंग्लिश की आवश्यकता है। लेकिन जैसा विवेक जी ने कहा कि 6ठी में एकदम आते ही शौक ना लगे, तो मैंने ग्राउंड लेवल पे बात की, तो बात की रहती है कि जैसे हम इंस्ट्रक्शंस का जो मीडियम है, हम भाई ये कहें कि एक एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो हिंदी भी बोल रहे हैं लेकिन हम उसको वो टर्मिनोलॉजी भी बता रहे हैं। तो हाँ, एक स्मूथ ट्रांजिशन जिससे हो तो, लेकिन रहेगा तो सीबीएसई ही, पर पूरे सारा उनको उपलब्ध है, पूरे विश्व का सब उपलब्ध है जो हाथ पकड़ा है यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, नेस्ट ने, तो ये सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इसमें कोई शंका ना रखे कि उनका कल्चर और वो, क्योंकि वो जो वहाँ गीत गाए जाते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, वो किए जा रहे हैं। वही मैं जानना चाहती थी कि जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन की भी बात की, स्पोर्ट्स है आपका, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हैं आपका, क्योंकि कल्चरली वो बहुत ज्यादा रिच हैं, तो उस सबको हम उसको एज इट इज रख पाएं, और ना सिर्फ वहां तक रख पाएं बल्कि वहां से वो और ज्यादा बाहर की तरफ निकल कर आए। वो सिर्फ 26 जनवरी की एक परेड पर हमें शोकेस ना किया जाए यहाँ पर, वो बाकी जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं या बाकी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहां पर भी, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी तो हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा बोला, बात की आपने, ये मेरे मन की बात कि यस, उनका जो खूबसूरत कल्चर है वो क्यों ना शहरों के बच्चे जाने, उनके जो त्योहार है, उनके जो रीति रिवाज हैं, शहरों के बच्चे जाने, यस, यहाँ के बच्चे वहाँ जाएं। ये एक्सचेंज प्रोग्राम तो रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत ही संभव है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। इसी माध्यम से हम एक सजेशन भी ये जा रहा है कि उससे इसमें एक हमने अपने ही स्कूल में एक बड़ी प्रोग्राम चलाया था कि जो दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के बच्चे हैं तो वो हमारे स्कूल के बच्चों को बड़ी, एक बच्चा 2 बच्चों को बड़ी प्रोग्राम। तो इस तरीके से अगर हम आजकल ये गूगल मीट या इंटरनेट के माध्यम से यहाँ का बच्चा वहाँ के 2 बच्चों का फ्रेंड बन गया, तो उसको पता है दिल्ली में मेरा कोई फ्रेंड है और मैं, तो वो पूरा देश का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आप निकाल लाई है जी। तो और विवेक जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कनेक्ट है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन उस कनेक्ट में कई बार ऐसा हेजिटेशन आता है। जैसे मान लीजिए कि हम फॉर एग्जांपल जो गांव देहात का बच्चा है, जब पहले ऐसा सिस्टम था कि उसको 6 में इंट्रोड्यूस हुआ करती थी इंग्लिश जाकर, उससे पहले वो इंग्लिश नहीं जानता था बिल्कुल भी, और फिर ऐसा होता था कि जब वो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जब शहर में आता था तो एक तरह की हेजिटेशन उसको अंग्रेजी को लेकर रहती थी। इस चीज को फेस ना करें इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल के स्टूडेंट्स, उसको लेकर कितना प्रोमिनेंटली हम कहें कि सोचने की और उस पर इम्प्लीमेंटेशन या काम करने की उसको ज़रूरत है? मैंने खुद ने भी केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और केंद्रीय विद्यालय के ही स्वरूप में EMRS भी एक तरीके से देखा जाता है। तो ऐसे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स हैं उनकी एक अच्छी खासियत ये भी है कि ये नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन्स जो है आपस में स्कूल्स में जो है कॉम्पिटिशन्स का माहौल क्रिएट करते हैं। जैसे कि कोई ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड या सोशल साइंस, इन सब से रिलेटेड बच्चों में आपस में कंपटीशन होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, दूसरे शहर में भी बच्चों को जो है जाने का मौका मिलता है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी जो है बच्चे वहाँ पे दूसरे रीजनल फिर स्टेट फिर नेशनल लेवल पे जाके जो है अपने स्थान से किसी दूसरी जगह पर जाके वहाँ के कल्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ताकि जब वो स्कूल के बाद वो हायर एजुकेशन में जब जाएं तो वहाँ पर भी उनको ये कम्युनिकेशन बैरियर जैसा फील ना हो। उसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि करिकुलम पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत भी है और खासकर किया भी गया है। जैसे कि NCERT के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल या फिर स्वयं पर भी मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बनाने की वहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो कि ताकि पूरे ऑल ओवर द इंडिया रीजनल लैंग्वेजेस में भी उसको प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि EMRS जैसा स्कूल जो कि रिमोट लोकेशंस पे लोकेटेड है, जो कि दूर दराज क्षेत्रों में लोकेटेड है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, ये सारी भी चैलेंजेस वहाँ पर फेस किए जाते हैं। तो यही सारे स्टेप्स जो है ऑल ओवर द इंडिया, जैसे NCERT जैसे इंस्टीट्यूशंस या फिर EMRS जो है इस तरीके से काम कर रहा है। हाउ प्रैक्टिकली इट इज़ फिजिबल मैम कि जैसे स्वयं का जिक्र किया विवेक जी ने, तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्रेडिट सिस्टम के कुछ ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो लार्जली चाहे डेवलप किए गए हों जो EMRS है उसके लिए, लेकिन वो जो इधर यानी उससे जो सड़क यहाँ से वहाँ जाती है वही सड़क वहाँ से इधर भी आती है, तो इधर भी वो इस तरह के कुछ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम या कुछ शिफ्ट ऐसा या कुछ इंटरेक्शन या फिर कुछ एक्सचेंज कुछ ऐसा किया जा सके, ये पॉसिबल है या इसको लेकर कोई सजेशन दिया जा सकता है? नहीं, मेरे मन में तो यही आपकी बात घूम रही है जो आपने उठा दी है। जैसे यूथ फेस्टिवल होते हैं या यूनिवर्सिटीज में, तो टीनेज फेस्टिवल या कोई भी बात करके तो ये किया जा सकता है उधर से इधर, और पूरी रिसर्च टीम मतलब मुख्य धारा तो तभी होगी, ये नहीं होता कि वो हमें अपना लें, वो हमारी सब चीज़ों को अपना लें। वो तो टू स्टार्ट विद कि चलो जब तक सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, इतना कंटेंट नहीं बन रहा है, तो एक शुरू किया जाए। तो ये बोथ फेज ही ये रोड्स, हाँ बिल्कुल सही, जब रोड बनेगी तो उस पर दोनों तरफ से आवागमन उसमें होगा, बहुत सही। सपने बहुत अच्छी चीज़ होती हैं विवेक जी, है ना, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सपने देखते हैं, वो ज़्यादा विजनरी होते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो उनके अचीवमेंट में ये जो EMRS है ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकता है? जैसा कि ये स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है कि छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और नॉट जस्ट द एजुकेशन, एक ओवरऑल डेवलपमेंट एक छात्र का जो है जिस पर ध्यान दिया जाएगा थ्रू EMRS, तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि इस स्कीम के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए, इस संस्थान के जरिए गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया है शेड्यूल ट्राइब्स की जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो लोकल चैलेंजेस थे, उनको आइडेंटिफाई किया है। एजुकेशन एक इतना बड़ा जब बैरियर है, हम लिटरेसी, टोटल लिटरेसी की बात करते हैं, हम ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जहाँ 100% लिटरेसी हमारे देश में आ सके, तो एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम शेड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी है, जो ऐसे छात्र हैं जो जिनके पास हो सकता है कि किसी भी कारण से, पैसों की कमी से या किसी भी कारण की वजह से जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं छात्र, उनको ये बहुत ही सुनहरा, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ऐसे स्कूलों से जुड़ने का,
और आगे अपने हायर एजुकेशन में भी वो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी यहाँ पर प्रिपरेशन होती है, स्पोर्ट्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा संस्थान है अगर छात्र इसमें जुड़े और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े तो। जी, चैलेंज क्या है मैम, क्या चैलेंज है? क्योंकि बहुत अच्छा है सब कुछ इसमें, और एक तरह से आइडियल हम कह सकते हैं, नीड ऑफ आवर भी कह सकते हैं, सबको कनेक्ट करने का, सबको एजुकेट करने का, सबकी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मीडियम है। बट स्टिल चैलेंजेस होंगे कुछ, वो आप बताइए क्या हैं? देखिए, एक तो भारतवर्ष का जो चैलेंज है कि हम इतना दूर दूर है, इतना बड़ा देश है, तो यहाँ से कुछ फंड गया वो ठीक से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी एक चैलेंज है। तो उस पर चेक लगाना चाहिए कि वो करप्शन की भेंट या उस तरह से ना चला जाए, क्योंकि कई बार रेजिडेंशियल स्कूल्स में मैंने देखा है, यहाँ की तो मैं एकदम से भी नहीं बात कर रही हूँ, कि अगर पनीर लिखा गया है तो पनीर मिल ही नहीं रहा है बच्चे को, क्योंकि पोषण एक रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो वो कौन रोज देखने जा रहा है इतने दूर में? तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे चेक बने कि वो फंड्स का ठीक से यूटिलाइजेशन हो। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा एक ये चैलेंज है कि 12वीं के बाद वो खो ना जाए बच्चा, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये देखा गया है कि 12वीं करने के बाद वो ऐसे खड़ा है कि मैं वापस भी वहां नहीं जा सकता हूँ अब, और आगे का भी रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये चैलेंज, उसकी हैंड होल्डिंग की जाए, आगे तक उसको मुकाम तक पहुंचा के उसका पूरा फॉलो अप किया जाए फिर, नहीं तो वो त्रिशंकु की तरह से कि अब क्या। तो 12वीं तो कोई बहुत बड़ी आपस अपने आप में अचीवमेंट नहीं हो जाएगी, उसके बाद उसको कहाँ तक पहुंचाना है, उसको CUET भी तैयारी कराए उसको, वो भी एक ध्यान देने की बात है कि वो तो विवेक जी, करियर काउंसलिंग और वो सब चीज़ें, क्योंकि एक तो अलग अलग स्ट्रीम में चला जाएगा जो स्टूडेंट है ना, वो ह्यूमैनिटीज़ चला जाएगा, कोई कॉमर्स चला जाएगा, कोई अच्छा होगा वो शायद म्यूज़िक की तरफ भी चला जाएगा, कोई इंजीनियरिंग की तरफ किसी का शायद उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो वैसे में करियर काउंसलिंग इट मीन्स बहुत वाइटल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको लेकर भी फिर शायद उस गाइडलाइंस का हिस्सा होना चाहिए उसको, क्योंकि मैम ने बड़ा सही कहा कि आफ्टर 12th क्या, बिकॉज आफ्टर 12th तो एक तरीके से आपका एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन शुरू होता है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। बिल्कुल, मैम ने भी काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि स्कूल एजुकेशन के बाद बच्चा किस तरीके से जो है आगे बढ़ेगा, उस पर भी फोकस होना चाहिए। और मैम ने पहले भी हमें बताया कि कैसे जो एक बड़ा एलुमनाई एसोसिएशन ग्रुप होता है वो आपस में कनेक्टेड रहता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर और काम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी खुलती हैं एलुमनाई एसोसिएशंस के साथ जुड़ने की, और ऐसी करियर काउंसलिंग भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, खासकर EMRS जैसे स्कूल में, जहाँ पे टीचर्स भी आपको रेडिली जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो आपको हर स्टेज पे जो है हेल्प करने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आपकी जो भी रुचि है, कि हो सकता है कि डे स्कॉलर शायद अपनी उन रुचियों पर ध्यान ना दे पाए, क्योंकि शायद उसको स्कूल के बाद किसी और व्यवसाय में अपने फैमिली की हेल्प करनी हो, लेकिन EMRS के अंदर वो बच्चा जब वहाँ रहता है तो वो बाकी चीज़ों पर भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दे सकता है। और करियर काउंसलिंग का इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल है, जो थ्रू एलुमनाई एसोसिएशन या फिर एक लॉन्ग टर्म अपना एंगेजमेंट अगर अपने पीयर्स के साथ, सीनियर्स के साथ अगर वो रखता है, तो वो आगे भी बहुत उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुली रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर निधि, एक चीज़ और, जो जैसे गवर्नमेंट का तो ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के जॉब को लेकर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, उनको रिजर्वेशन देने से लेकर, उनके लिए कुछ स्पेसिफिकली कुछ उनको देने से लेकर सब कुछ किया जा सकता है। प्राइवेट पार्टनरशिप कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरह का कंपटीशन है, वहाँ एक अलग तरह की रैट रेस है, वो शायद उस भाव से या उस इमोशन के साथ में कहना चाहिए कि वो शायद उसको अंडरस्टैंड ही करते हैं या नहीं करते हैं, वो शायद आप बेहतर बता पाएँ, या कितना इम्पॉर्टेंट आप मानती हैं ये अगर पार्टनरशिप हो जाए तो उनके लिए शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या उनके वेलबींग की जो राह है वो थोड़ा आसान हो जाए और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। बिल्कुल, आपने सही बताया। ये पार्टनरशिप, तो जिस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, मैं जुड़ी हूँ जिस स्कूल से, तो कई बच्चे तो CUET के माध्यम से DU में चले गए,
क्योंकि मेरा अपना अनुभव है ऐसा। तो उसमें टाटा स्ट्राइव का एक CSR इनिशिएटिव है टाटा ग्रुप का, तो वहाँ पे वो 1.5 महीने की ट्रेनिंग करा के, और हमारा एक बच्चा, हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है और वो जॉब में चला है टाटा के उसमें। तो इस तरीके से और भी कंपनीज को जो अच्छा काम कर रहे हैं CSR के थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ना चाहिए उस प्रदेश में जहाँ वो स्कूल है। इंटर्नशिप दी जा सकती है 2 महीने की छुट्टियों में, या और किसी समय दिया जा सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो भी वहाँ आ सकते हैं। वो फैक्ट्री विजिट्स बच्चा चूज करे कि भाई मैं ये 4 प्रोफेशंस देखूं, क्योंकि उसने तो कुछ देखा नहीं। हाँ, यहाँ दिल्ली में तो सब कुछ दिखाई दिया है, तो उसको इंडस्ट्रियल विजिट ले जाना है, या कुछ भी जो आपने बताया कि स्ट्रीम्स अलग अलग हो जाती हैं, ये कैरियर्स यहाँ होंगे, उसको दिखाया जाए। राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रही हैं। आजकल हर जगह, चाहे यूनिवर्सिटीज हों या CSR ना इस तरह से कंपनीज हों, उनको बिल्कुल उसमें शामिल होना चाहिए ये देश के काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और इस पर आपने डिटेल्ड जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी। आप आए स्टूडियो में। निधि जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा टॉपिक आपने उठाया। बिल्कुल। AMRS जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, स्पेशली उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो स्टूडेंट्स हैं जिन तक स्कूल लेकर जाया जा रहा है एक तरीके से, और स्कूल भी वो जो रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी सिर्फ पढ़ाई के बाद जो स्टूडेंट है वो घर नहीं चला जाएगा, वो स्टूडेंट वहीं रहेगा। उसकी ओवरऑल वेलबींग को लेकर, चाहे वो सोशल वेलबींग है, उसकी इमोशनल वेलबींग है, उसकी एजुकेशनल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, कल्चरल वेलबींग है, सबको लेकर वहाँ पर जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो मेहनत करेंगे। उन बच्चों को खास तौर से तवज्जो दी जाएगी कि आप ना सिर्फ स्कूल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, बल्कि आपके लिए एक नई दुनिया जिसको कि अब तक आपने नहीं देखा था, वहां तक आपको ले जाने का एक रास्ता भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। आई एम श्योर इसमें और एड ऑन होते रहेंगे, और बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट हम इसके आने वाले समय में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी जानकारियाँ AMRS को लेकर मिली होंगी। कैसा लगा है आपको ये प्रोग्राम? आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं DD Urdu Specials@gmail.com पर। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। जरा